कितनी भी तेज क्यों न हो, समुद्र को नहीं सुखा सकती। इसलिए कोई कितना कड़वा बोले, आप अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें, क्योंकि शांत और नियंत्रित मन बहुत शक्तिशाली होता है। जिस व्यक्ति का मन नियंत्रित है, उसके सामने सारी बुराइयां हार जाती हैं। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को करेंगी संबोधित। इस वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड देश की नारी शक्ति को समर्पित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत के गणतंत्र के रूप में 75 वर्ष पूरे होने पर हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का किया शुभारंभ। संविधान को उसके प्रामाणिक रूप में उपलब्ध कराने का किया आह्वान। नागरिकों से मौलिक कर्तव्यों का अनुपालन करने का किया अनुरोध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में करेंगे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का स्वागत। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के विभिन्न स्थानों का साथ में करेंगे दौरा। रक्षा और व्यापार सहित कई मुद्दों पर होगी बातचीत। प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश को देंगे 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात। बुलंदशहर से रेल, सड़क, तेल और गैस और शहरी विकास और आवास से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज। निर्वाचन आयोग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी मुख्य अतिथि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो नव मतदाता सम्मेलन के माध्यम से युवा मतदाताओं से करेंगे संवाद। सुप्रभात में अब बात विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संबोधन शाम को 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप संसद टीवी और हमारे YouTube चैनल पर भी इसका सीधा प्रसारण देख सकते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में भाग लेने से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज जयपुर के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे गुलाबी शहर जयपुर के ऐतिहासिक स्थल आमेर का किला, जंतर मंतर और हवा महल जाएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों आज दोपहर जयपुर पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करेंगे। दोनों आमेर किले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ जंतर मंतर, हवा महल और अल्बर्ट हॉल संग्रहालय सहित शहर में कई ऐतिहासिक स्थानों का दौरा भी करेंगे। प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति जंतर मंतर से सांगानेरी गेट तक एक रोड शो में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति के सम्मान में रात्रि भोज भी देंगे। भारत और फ्रांस परस्पर मजबूत संबंध साझा करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग अवसरों पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिल चुके हैं। आइए एक नजर डालते हैं दोनों नेताओं की पहले हो चुकी मुलाकात और दोनों देशों के पारस्परिक संबंधों पर।
इस बार गणतंत्र दिवस परेड में फ्रांस की सैन्य टुकड़ी भी हिस्सा ले रही है। इस टुकड़ी की विशेषता ये है कि इसमें भारतीय और नेपाली मूल के फ्रांसीसी सैनिक भी शामिल हो रहे हैं। साथ ही फ्रांस के 2 राफेल एयरक्राफ्ट और एक रिफ्यूल एयरक्राफ्ट भी फ्लाई पोस्ट करेंगे। The French contingent, which is marching in the presence of the chief guest of the Republic Day parade, which is His Excellency Mr. Emmanuel Macron, the President of France, is from the 2nd Battalion of the French Foreign Legion. We have 90 personnel who will be marching, soldiers, led by Captain Noel Louis, and they have a 30-member band which will play along when they march. So the French contingent would be marching on Kartavya Path for the 2nd time. They had done the first in 2016, and now in 2024 they are here when the president is the chief guest. We have got 130 people marching over, marching over for the Republic. आप लोगों को सबको धन्यवाद मेरी तरफ से और मेरी ट्रूप के तरफ से गणतंत्र दिवस का आप लोगों को सबको शुभकामनाएं। इस वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड में सेना की नारी शक्ति भी कर्तव्य पथ पर अपना दम दिखाने के लिए तैयार है। ऐसा पहली बार है जब बड़ी संख्या में ऑल विमेन टुकड़ी गणतंत्र दिवस पर मार्च करेगी। पहली बार तीनों सेनाओं यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की महिलाओं की टुकड़ी मार्च करने वाली है। Jai Hind, I'm Flight Lieutenant Srishti Verma. I'm a commissioned officer into Indian Air Force, and I joined the Indian Air Force in December 18. So it's been 5 years of my service with pride and honor. So this time we are marching with the all-women tri-service contingent on the Kartavya Path, and it's going to be a very historic moment for all of us. Jai Hind, I'm Captain Sharanya Rao. I'm from the Indian Army. I got commissioned in the Indian Army in 2021, so I've put in 2 years of service. I'm very fortunate that I'm leading the Army component of the Tri-Services contingent. This is a historic thing which is happening because first one, it is the 75th Republic Day Parade, and the second, that the Tri-Services contingent is marching on the Kartavya Path on the Republic Day. Jai Hind, I'm Sub-Lieutenant Anshu from Indian Navy. I'm leading the Navy part of the Tri-Services contingent. तो इस बार जो अलग है कर्तव्य पथ पे, वो ऐसा पहली बार हो रहा है कि तीनों सर्विसेज से अग्निवीर एक साथ आए हैं और वो एक साथ मार्च कर रहे हैं। हमारे यूनिफॉर्म के अलावा हमारी ड्रिल में कोई डिफरेंस नहीं है। The only difference that you will see in the contingent is the difference in uniform. The 26th January parade, which is being presented on the Kartavya Path, it is women-centric. So there will be a very large participation of women on this parade, from the marching contingents to the contingent commanders, to women on the camel backs, to the women on the mechanized platforms which will roll down the Kartavya Path, as also the motorcycle display. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को भारतीय गणतंत्र के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में दिल्ली में साल भर चलने वाले अखिल भारतीय हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र उन नायकों को याद कर रहा है जिन्हें भुला दिया गया। उन्होंने कहा कि देशवासियों ने भारत को नए रूप में देखा है। उपराष्ट्रपति ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। And we had on 22nd January 2024 tryst with divinity. The day is east in the history of this country for several reasons. The consecration ceremony of Ramlalla in Ayodhya Dham on that day marks three things fundamentally. One, this country believes in rule of law. The passage to construction of Ram Mandir took very long, was hurtful to the sentiments of millions and millions of people in the country and many outside. Every day was very painful.
is still in this land of Gandhi and Buddha, in this land which has civilizational depth of 5,000 years, it was in accordance with law. And that was a great achievement. Second, it reflected the will of the framers of Indian Constitution. I am pained and I will appeal to the Honorable Law Minister. Our young boys and girls are not exposed to the Constitution which has been signed by the members of the Constituent Assembly. That document, Honorable Minister, you will find is a different one. That document contains 22 miniatures. They are positioned thoughtfully above each part of the Indian Constitution. When you had the occasion to see a small film indicating those things, I saw what was there in the pillar at Somnath. It was there. If we look at the first part, second part, it reflects Gurukul and our ancient civilization. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अपने निवास पर गणतंत्र दिवस की झांकियों के कलाकारों, राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों से मुलाकात की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा संकल्प है कि अमृत पीढ़ी का हर सपना पूरा हो, आपके सामने अवसरों की भरमार हो, अमृत पीढ़ी के रास्ते से हर बाधा दूर हो। उन्होंने कहा कि अमृत काल की इस यात्रा में आप हमेशा याद रखिएगा कि जो करना है वो देश के लिए करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियों में समाज और देश को बेहतर बनाने की क्षमता होती है। उन्होंने कहा कि एनसीसी, एनएसएस या कल्चरल कैंप जैसी संस्थाएं युवाओं को समाज और नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती हैं। इस कड़ी में देश में एक और संगठन का निर्माण किया गया है। इस संगठन का नाम है माय भारत। साथियों, मैं भी आपकी तरह एनसीसी में रहा हूं, एनसीसी से ही निकला हूं। आपके बीच मैं उसी रास्ते से आया हूं। मैं जानता हूं कि एनसीसी, एनएसएस या कल्चरल कैंप जैसी संस्थाएं युवाओं को समाज और नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती हैं। इस कड़ी में देश में एक और संगठन का निर्माण किया गया है। इस संगठन का नाम है माय युवा भारत। मैं आपसे कहूंगा कि आप सभी माय भारत वॉलंटियर्स के रूप में खुद को रजिस्टर करें। माय भारत की वेबसाइट पर ऑनलाइन विजिट करें। साथियों, गणतंत्र दिवस के इस समारोह के दौरान आपको लगातार ऐसे कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिलने वाला है। परेड में भागीदारी के अलावा आप सभी कई ऐतिहासिक स्थानों पर भी जाएंगे और कई एक्सपर्ट से भी मिलेंगे। यह एक ऐसा अनुभव होगा जो आपको पूरे जीवन याद रहेगा। हर वर्ष जब भी आप गणतंत्र दिवस की परेड देखेंगे, आपको ये दिन जरूर याद आएंगे। ये भी याद आएगा कि मैंने आपसे कुछ बातें कही थी। इसलिए मेरा एक काम जरूर करिएगा। करेंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए। बेटियों की आवाज तेज है, बेटों की कम है। करेंगे? अब बराबर है। अपने अनुभव को कहीं किसी डायरी में जरूर लिखकर रख लीजिएगा। और दूसरा, गणतंत्र दिवस से आपने क्या सीखा, ये मुझे आप नमो ऐप पर भी लिखकर या वीडियो रिकॉर्ड करके भेजिएगा। भेजेंगे? आवाज दब गई।
नमो ऐप के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी मुझसे लगातार जुड़ी रह सकती है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के आज के कार्यक्रम की। प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और राजस्थान के जयपुर जाएंगे। प्रधानमंत्री बुलंदशहर में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजनाएं रेल, सड़क, तेल और गैस और शहरी विकास और आवास जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री बुलंदशहर में कार्यक्रम के दौरान डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर न्यू खुर्जा न्यू रेवाड़ी के बीच 173 किलोमीटर लंबी डबल लाइन विद्युतीकृत खंड को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन दोनों स्टेशनों से मालगाड़ियों को रवाना करेंगे। ये नया खंड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पश्चिमी और पूर्वी फ्रेट कॉरिडोर के बीच महत्वपूर्ण संपर्क स्थापित करता है। प्रधानमंत्री मथुरा पलवल खंड और चिपियाना बुजुर्ग दादरी खंड को जोड़ने वाली चौथी लाइन भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई सड़क परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें अलीगढ़ से भदवास 4 लेन सड़क, मेरठ से करनाल सीमा तक चौड़ीकरण और राष्ट्रीय राजमार्ग के शामली मुजफ्फरनगर खंड को 4 लेन का बनाना शामिल है। पीएम इंडियन ऑयल की टूंडला गवारिया पाइपलाइन का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ग्रेटर नोएडा में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप का भी लोकार्पण करेंगे। निर्वाचन आयोग आज 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। मतदाताओं को समर्पित राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 का विषय पिछले वर्ष की तरह नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, यानी वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। इस कार्यक्रम में मालदीव, फिलीपींस, रूस, श्रीलंका और उज्बेकिस्तान के चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रमुख और प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल भी इस कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। आयोजन के दौरान राष्ट्रपति वर्ष 2023 के लिए चुनाव संबंधी सर्वोत्तम कार्य प्रणाली पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को 2023 के दौरान चुनावों के संचालन में आईटी पहल, सुरक्षा प्रबंधन, चुनाव प्रबंधन, सुलभ चुनाव, मतदाता सूची और मतदाता जागरूकता और पहुंच के क्षेत्र में उनके योगदान और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किए जाएंगे। भारत का निर्वाचन आयोग आज राष्ट्र के लिए अपनी सेवा का 75वां वर्ष मना रहा है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर और 2024 के संसदीय चुनावों के मौके पर समावेशी चुनाव विषय पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। चौदहवीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के महान अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, यानी भारत के गणतंत्र बनने से एक दिन पहले, और इसीलिए हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन मतदाताओं, विशेषकर युवा मतदाताओं को प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने का अवसर है, क्योंकि युवा ही हमारे इस महान लोकतंत्र के मुख्य नायक हैं। और इस वर्ष का राष्ट्रीय मतदाता दिवस तो और भी अधिक खास है, क्योंकि इस वर्ष लगभग 60 से अधिक लोकतांत्रिक देश अपने अपनी देश की सरकारों को चुनने के लिए चुनावों में भाग लेंगे, परंतु सबकी नज़रें भारत पर रहेंगी, क्योंकि इस वर्ष दुनिया के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र में 18वीं लोकसभा के साथ साथ लगभग 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव आयोजित किए जाएंगे। जैसा आप जानते हैं, वर्ष 2023 के दौरान हमने 9 राज्यों में चुनावों का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इन चुनावों में लगभग 16 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने निष्पक्ष परिवेश में आनंद और उल्लास से वोट के रूप में अपने बहुमूल्य लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग किया। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए, हिंसा की भी कोई बड़ी घटना नहीं हुई। पुनर्मतदान भी लगभग ना के बराबर रहा।
बस्तर में ऐसे 126 गांव थे जिनमें आज़ाद भारत में पहली बार पोलिंग स्टेशन स्थापित किए गए। वोटर्स बिना भय और चिंता के वोट डालने आए। महिला मतदाताओं ने भी पूरे जोश में उत्साह के साथ भाग लिया। इन 9 राज्यों के कई निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाओं ने पुरुष मतदाताओं को भी पीछे छोड़ दिया। आयोग के प्रयासों से लोकतंत्र के इस उत्सव में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का 100% पंजीकरण वोटर लिस्ट में संभव हो पाया। 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 96 करोड़ मतदाताओं का उत्साह हमें सबको देखने को मिलेगा, जो कि 12 लाख पोलिंग स्टेशन पर 1.5 करोड़ मतदान और सुरक्षा से जुड़े अधिकारी इस निर्वाचन को सुचिता और सफलता से पूरा करने में अपना योगदान देंगे। मोदी का अभिनंदन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से कैबिनेट के सामने पेश प्रस्ताव में इसे भारत की आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा बताया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कठिन अनुष्ठान के साथ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के सफल आयोजन को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को युग प्रवर्तक बताया। प्रस्ताव में कहा गया है कि भारतीय सभ्यता पिछली कई शताब्दियों से जो सपना देख रही थी वो अब पूरा हो गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अयोध्या में जो काम कई वर्षों बाद पूरा हुआ है वो अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का मनोबल और सांस्कृतिक आत्मविश्वास बढ़ाया है। शिवाजी महाराज की वीरता, विचारधारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट मंत्रियों को मार्च महीने तक अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए न जाने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों और बड़े नेताओं के आवागमन से आम लोगों को समस्या होती है, इसलिए वो मार्च तक अयोध्या जाने से बचें। पिछले 2 दिनों में लगभग 8 लाख भक्तों ने रामलला के दर्शन किए हैं। साथ ही 3 करोड़ 17 लाख का चढ़ावा चढ़ाया है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में अयोध्या में रामलला के दर्शनार्थियों की भारी भीड़ को देखते हुए परिवहन विभाग, नगर विकास और पुलिस विभाग के बीच तालमेल और अंतर्राज्यीय, अंतरजनपदीय और संवाद और समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए हैं और अयोध्या आने के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन अभी स्थगित रखने की सलाह दी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राजस्थान के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा के बड़ौद गांव में टिफिन विद दीदी कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बहनों से संवाद किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि कौशल विकास के जरिए उनके उद्यम को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। हर गांव में एक उत्पाद को प्रोत्साहित कर उनके उत्पाद के लिए गांव से राष्ट्रीय स्तर तक बाजार तलाशने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी ये आत्मनिर्भर बहनें ही विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि करेंगी। आत्मनिर्भर भारत, आर्थिक स्वावलंबन का भारत के सपने को पूरा करने के लिए अपना लक्ष्य तय कर लिया। मुझे खुशी है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मेरी देश की करोड़ों दीदियों को आने वाले समय में हम लखपति बनाएंगे, ड्रोन दीदी के रूप में, अन्य रोजगार से, ताकि हमारी दीदियां आर्थिक स्वावलंबन और आर्थिक आत्मनिर्भर हो सके। मुझे खुशी है जितनी दीदियों ने अपनी राजीविका से जुड़ी कहानियां बताने का और अपने अनुभव यहां पर बताए, और उसके पहले नहीं जुड़ी थी उसके पहले की जिंदगियों को भी बताया।
मैं कई समूह की महिलाओं से मिला हूं और मुझे जब भी कोई दीदियां मिली है उन्होंने एक ही बात कही है कि हम जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के विजेताओं से खास मुलाकात की और उनसे बातचीत की। इस दौरान बच्चों ने प्रधानमंत्री से और प्रधानमंत्री ने बच्चों से दिलचस्प सवाल किए। प्रधानमंत्री ने नन्हे बच्चों को खूब सारा दुलार भी किया और साथ में फोटो भी खिंचवाई। आइए चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इन विशेष पलों और इस संवाद के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। आप अयोध्या से आए थे, मैंने बहुत पढ़ा कि आपने बोला कि आप सोलर पैनल लगाओगे 1 करोड़ घरों में। सर मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि मेरा भी कार बिल्कुल सोलर पैनल में ही चलता है। देखिए, जब मैं गुजरात में था, ये देश का पहला राज्य था जिसने सोलर पॉलिसी बनाई थी और हम चाहते थे कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा और गुजरात में सोलर के विषय में काफ़ी काम हुआ। आज देश में भी बहुत बड़ा काम हो रहा है। पूरे विश्व में भारत की इन दिनों तारीफ हो रही है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी में काफी काम कर रहे हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरा स्कूल में आपके साथ मेरा एडिट फोटो है। हाँ सर, बहुत सारे लोग ये देखता है। यही बता रही है कि ये छोटी थी जब आपसे मिली थी डेफ ओलंपिक के समय, तभी से ये बहुत खुश है कि आगे भी आशीर्वाद पाना चाहती है। हाँ, अपने भारत के लिए ये नॉर्मल कैटेगरी में खेलना चाहती हैं और नॉर्मल बच्चों के साथ इनकी प्रैक्टिस भी होती है। 1000 बच्चे पढ़ा चुकी हो तो बच्चे परेशान भी तो करते होंगे तुम्हें? नहीं सर, वो तुमसे बड़े होंगे सब। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। हाँ, लेकिन उनको अच्छा लगता है पढ़ना तेरे से? यस सर। तो मैं अभी स्टेट चैंपियन हूँ पिछले 2-3 साल से। फिर जोनल में भी मुझे ब्रॉन्ज मिला, अभी नेशनल लेवल में 2 गोल्ड मिला, 1 सिल्वर मिला और फिर 1 ब्रॉन्ज और 1 क्वार्टर फाइनलिस्ट। तुम्हारा इंस्पिरेशन कौन है? मेरी इंस्पिरेशन पीवी सिंधु और ताइजिंग है। जो हमारा कश्मीर का मतलब कल्चर है, तो जैसे रूफ डांस से आपने देखा होगा, तो आपको वो कैसा मतलब लगता है? बहुत ही अच्छा है। और किसी ज़माने में तो कश्मीर और सूफी संगीत ये दुनिया में बहुत ही पॉपुलर हुआ करता था। और जब मैं अफगानिस्तान गया तो मेरा एक कार्यक्रम था, तो उसमें वो लोग कुछ संगीत का कार्यक्रम रखा था, वो भी इसी वाद्य को बजाते थे और मुझे उन्होंने बताया कि हम कश्मीर से, हमारी यहाँ ट्रेडिशन आई हुई है। आज का दिवस किस बात के लिए याद किया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म। और इसको आज भारत सरकार किस रूप में मानती है? पराक्रम दिवस। नहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेके चलती है तो चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों पे साहस बढ़ता है, चढ़ के गिरना, गिर के चलना न खलता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती।